प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में हिंदी का पाठ मिठाई वाला पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है? मिठाई वाला। देखो बच्चों, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें किस मिठाई वाले के बारे में बताया गया है। चलिए बच्चों, पाठ पढ़कर जानते हैं कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस पाठ के लेखक कौन है, यानी कि जो ये कहानी है इस पाठ को किसने लिखा है। भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ के लेखक कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। मिठाई वाला कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने बच्चे किसी कारणवश खो देता है। यानी कि यह कहानी किसके बारे में है? कोई एक व्यक्ति है, एक आदमी है जिसने किसी कारण से अपने बच्चों को खो दिया है और अब उन्हीं बच्चों का प्यार वह किस अन्य बच्चों की खुशी में तलाशता है। यानी कि वह अपने बच्चों का प्यार अन्य बच्चों की खुशी में तलाशता है। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। नगर में एक मादक मधुर स्वर में गाने वाला खिलौने वाला आता है। यानी कि नगर में एक मादक स्वर में, यानी कि मीठे से प्यारी सी आवाज़ में एक खिलौने वाला आता है। खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। उसका स्वर इतना मादक होता है कि बच्चे तो बच्चे, जवान भी उसे देखने के लिए उत्सुक हो उठते हैं। यानी कि जो उसकी आवाज़ है वो इतनी प्यारी होती है, इतनी अच्छी होती है। बच्चे तो ठीक हैं, लेकिन जो जवान हैं वो भी उसकी आवाज़ को सुनने के लिए उत्सुक हो उठते हैं। खिलौने वाला बच्चों को उनके मनपसंद खिलौने कम दाम में बेचकर निकल जाता था। यानी कि जो खिलौने वाला है वह बच्चों को जो उनके मनपसंद खिलौने थे वो बिल्कुल सस्ते दामों पर, कम दामों पर बेचकर चला जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी खिलौने लेकर घर पहुंचते हैं। यानी कि राय विजय बहादुर है, उनके बच्चे भी खिलौने लेकर घर चले जाते हैं। खिलौने का दाम सुनकर उनकी पत्नी जो रोहिणी है वो सोच में पड़ जाती कि इतने सस्ते खिलौने, यह खिलौने वाला इतने सस्ते खिलौने क्यों बेचता होगा। 6 महीने बाद नगर में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल जाता है। देखो बच्चों, फिर उसके बाद खिलौने वाला तो खिलौने बेचकर चला गया। उसके 6 महीने के बाद फिर नगर में एक मुरली वाले का समाचार फैलता है। यानी कि ये सुनने को मिलता है कि नगर में कोई मुरली वाला आया है। वह भी उसी तरह गाना गाकर, मुरली सुनाकर केवल 2 पैसे में मुरली बेच देने की 2 पैसे में मुरली भी बेच देता है और गाना भी सुना देता है। रोहिणी भी अपने पति से अपने बच्चों के लिए मुरली खरीदने का आग्रह करती है। यानी कि जो रोहिणी जी है, विजय बहादुर की पत्नी, वो भी अपने पति को कहती है कि बच्चों के लिए मुरली खरीद दो। मुरली वाले के जाने के बाद फिर रोहिणी फिर विचार करती है कि आज तक बच्चों से इस तरह प्यार से पेश आने वाला पहले कोई फेरी वाला नहीं देखा। देखो बच्चों, वो इसमें कह रही है कि जैसे मुरली वाला है जो बच्चों से इतने प्यार से पेश आता है, बच्चों से इतने प्यार से बातें करता है, आज तक कोई भी फेरी वाला, यानी कि कुछ भी क्यों न बेचने वाला, वो बच्चों से इतने प्यार से बातें नहीं करता है। और अपना सौदा, यानी कि अपना जो सामान है वो भी इतने सस्ते दामों पर बेच देता है। चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। कई महीने इसी तरह बीत गए। फिर पहले खिलौने वाला आया, फिर मुरली वाला आया, फिर ऐसे ही कई महीने बीत गए, यानी कि लगभग 8 महीने बीत गए। फिर गली में एक मिठाई वाला का वही मीठा स्वर गूंज उठा कि फिर से क्या आवाज़ आने लगी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीदने के लिए उसे बुलाती है। यानी कि अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीदने के लिए रोहिणी उसे, यानी कि मिठाई वाले को बुलाती है। बातचीत के दौरान, यानी कि बातचीत करने के बाद रोहिणी को पता चलता है जो खिलौने वाला था, मुरली वाला था और जो ये मिठाई वाला, ये कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये बिल्कुल एक ही व्यक्ति है। यही खिलौने वाला था, यही मुरली वाला था और यही मिठाई वाला है जो आज उसके सामने बैठा है।
रोहिणी को उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है, यानी कि वो उसके बारे में जानना चाहती है। और तब उसे मुरली वाले से पता चलता है कि मुरली वाला संपन्न परिवार से है, यानी कि जो मुरली वाला उसका पूरा संपन्न परिवार था, यानी कि पूरा परिवार था, परंतु लेकिन किसी कारण जो उसकी पत्नी और उसके बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अतः अपने खोए हुए बच्चों का प्यार पाने के लिए वह इस प्रकार नगर में घूमकर बच्चों से जुड़ी सस्ते दामों में सामान बेच देता है, यानी कि वह बच्चों को अपनी चीज़ें बेचकर, उनसे बातें कर कर, उनकी खुशी को देखकर वो अपने बच्चों की खुशी को महसूस करता है। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आगे हम इसके कहानी के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। देखो बच्चों, जो मिठाई वाला वो अलग अलग चीज़ें क्यों बेच रहा था, वो कभी एक चीज़ें क्यों नहीं बेचता, अलग अलग चीज़ें बेचता है और वह इतने महीनों बाद क्यों आता है। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। बच्चे एक चीज़ से उब न जाए, यानी कि वो एक चीज़ से बोर ना हो जाए, इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वह महीनों बाद आता था, यानी कि बच्चे उसकी वेट करें, उसके इंतज़ार में रहें, तो वह उत्सुकता बनाने के लिए वह महीनों बाद आता था। साथ ही चीज़ें न मिलने से बच्चे रोए, ऐसे मिठाई वाला नहीं चाहता था, और किसी बच्चे को कोई चीज़ ना मिले और वो बच्चे रोए, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर, और हमारा प्रश्न नंबर 2 है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। देखो बच्चे, जो मिठाई वाला, खिलौने वाला, मुरली वाला, ये तो हमें पता है ना, ये एक ही व्यक्ति है, यानी कि जो मिठाई वाला है उसमें कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो ठीक है लेकिन जो बड़े भी उनकी ओर खींचे चले जाते थे। चलिए बच्चों जानते हैं। पहला है, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था, यानी कि सही ढंग से गाकर, मधुर आवाज़ में, मीठी आवाज़ में गाकर वो अपनी चीज़ों को बेचता था। वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ दे देता, यानी कि वो कम दाम में ही बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ दे देता था। उसके हृदय में, यानी कि उसके दिल में बच्चों के लिए प्यार था, वह कभी गुस्सा नहीं करता था। वह हर बार कई चीज़ें लाता था, यानी कि जब भी वो आता था हर बार अलग अलग चीज़ें लाता था। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर, और हमारा प्रश्न नंबर 3 है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। जो विजय बाबू है वो तो ग्राहक थे, यानी कि खरीदने वाले थे, और मुरली वाला कौन था, विक्रेता, यानी कि बेचने वाले थे। दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन में क्या क्या बातें बोलते हैं, क्या क्या तर्क पेश करते हैं। चलिए बच्चे उत्तर पढ़कर जानते हैं। सबसे पहले है मुरली। जब विजय बाबू ने मुरली वाले से मुरली का दाम पूछा, यानी कि जो विजय बाबू उसने मुरली वाले से ये पूछा कि मुरली कितने की है, मुरली का दाम पूछा, तो मुरली वाले ने आदतवश कहा कि दूसरों को 3-3 पैसे में देता है पर उन्हें 2 पैसे में ही दे देगा, यानी कि जैसे उसकी आदत थी बोलने की कि दूसरों को तो वो 3 पैसे में देता है, वो तुम्हें तो 2 पैसे में दे दूँगा। इस पर वे अपने अपने तर्क देने लगे। विजय बाबू का तर्क है, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2 पैसे की, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। यानी कि विजय बाबू ने कहा कि तुम सब जो तुम बेचने वाले होते हो, सामान बेचने वाले हो, तो तुम सभी ऐसा करते हो, तुम सभी को तो देते ही 2 रुपये में हो, लेकिन ये बोल कर के सबको तो 3 में देता हूँ, तुम्हें 2 में दे रहा हूँ, ये बातें बोलकर तुम मुझ पर एहसान का बोझ लाद रहे हो, एहसान कर रहे हो। फिर मुरली वाले का तर्क,
यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। यानी कि फिर मुरली वाले ने कहा कि यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, यानी कि जो खरीदने वाले होते हैं उनकी यह तो आदत होती है कि दुकानदार चाहे कितनी ही सस्ती चीज़ क्यों न बेच ले, चाहे हानि में ही चीज़ क्यों न बेचें, लेकिन ग्राहक तो यही समझता है कि ये जो बेचने वाला है या फिर दुकानदार है ये तो मुझे लूट रहा है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? यानी कि जब खिलौने वाला आता था बच्चे क्या करते थे? चलिए उत्तर पढ़कर जानते हैं। बच्चे उत्साहित एवं उल्लसित हो जाते थे, यानी कि बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हो जाते थे। वे अपना खेलना कूदना सब भूलकर उसकी तरफ दौड़े जाते थे, यानी कि उसकी तरफ भागकर जाते थे। जल्दबाजी में उन्हें अपना सामान जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता, यानी कि जैसे उसकी आवाज़ सुनते थे जल्दबाजी में ना ही तो उन्हें अपने जूते चप्पल का ध्यान रहता था और ना ही अपने सामान का। बच्चे गलियां पार्क वो घरों से निकल, यानी कि जो गली में होता था या फिर पार्क में होते थे तो पार्कों से भाग जाते थे, घरों में होते थे तो घर से भाग जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। बच्चे क्या होते थे? खुशी से पागल से हो जाते थे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? यानी कि जो रोहिणी है वो मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले को से ऐसा क्यों लगा कि जो मुरली वाले की आवाज़ है वही खिलौने वाले की आवाज़ है। चलिए बच्चों पढ़कर जानते हैं। मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जानी पहचानी सी लगी, यानी कि जो मुरली वाला है उसकी आवाज़ उसे जानी पहचानी सी लगी। उसे याद आया कि जो खिलौने वाला है वो भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6 पर। और हमारा प्रश्न नंबर 6 है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? देखो बच्चों ये बताना है कि जो मिठाई वाला है वो किसकी बात को सुनकर भावुक हो गया और उसने अपने इन व्यवसायों को अपनाने, यानी कि जो ये मुरली वाला है मिठाई बेचता है खिलौने बेचता है इन ये सभी काम करने का क्या कारण बताया। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने बताया कि उसके भी 2 बच्चे थे और पत्नी थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए उसने इस व्यवसाय को यानी कि इस काम को अपना लिया क्योंकि उसे अपने बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7 पर और हमारा प्रश्न नंबर 7 है, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा कि मैं ये पैसे नहीं लूँगा? तो एक कहानी के जब अंत में ये बात मिठाई वाले ने क्यों कही? चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया था। क्योंकि किसने किया था? रोहिणी ने किया था ना, यानी कि पहली बार उसके दुख को किसी ने समझने की कोशिश की है। उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नज़र आने लगे और उसे लगा कि वह अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8 पर और हमारा प्रश्न नंबर 8 है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं?
यदि करती हैं तो क्यों, अपनी राय में क्या यह सही है। देखो बेटा, चिक का मतलब होता है घूंघट, यानी कि जो रोहिणी है वो उस मिठाई वाले से, मुरली वाले से घूंघट में बातें कर रही है। क्या आज की, कल की औरतें, आज के समय की औरतें भी घूंघट में बातें करती हैं? अगर करती हैं तो क्यों, अपनी राय में बताएं। देखो बच्चों, शहरों में स्त्रियां चिक के पीछे से बातें नहीं करती, यानी कि जो स्त्रियां शहरों में रहते हैं, यानी शहरों में रहने वाले लोग चिक से बातें नहीं करते, यानी कि चिक नहीं करते, घूंघट नहीं करते। परंतु लेकिन गांवों में तथा रूढ़िवादी परिवारों में इनका पालन होता है, यानी कि गांवों में या फिर जो रूढ़िवादी परिवार हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, उनमें आज भी औरतें घूंघट करती हैं, क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है। क्योंकि घूंघट करना हम अपने बड़ों का सम्मान के रूप में मानते हैं, इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान के तौर पर हम आज भी घूंघट करते हैं, यानी कि चिक करते हैं। मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि स्त्रियों के स्वतंत्रता के हनन करने जैसा है, क्योंकि इसमें स्त्रियों को आज़ाद गुलाम बनाने का जरिया नज़र आता है। ये उनके प्रगति को रोकता ही साथ साथ देश की प्रगति में भी संकट पैदा करता है। और यहीं बच्चों हमारे कहानी के प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे चलते हैं कहानी से आगे के प्रश्न, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा। सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बताएं। यानी कि जो मिठाई वाले का, जब बस उसके बीवी और बच्चों की मृत्यु हो गई थी ना, तो ये बताना है जो मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा। सोचिए, समझिए और इस आधार पर एक और कहानी लिखिए। चलिए बच्चों, उत्तर पढ़कर जानते हैं। मिठाई वाले का परिवार किसी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या तो किसी दुर्घटना का या फिर किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ होगा। जैसे कि मिठाई वाले ने बताया है कि उसका एक हंसता खेलता परिवार था, शहर में उसका मान था, यानी कि वो शहर में रहते थे, उसका नाम था, एक अच्छा घर था, हंसता खेलता बीवी थी, बच्चे थे, यानी कि उसका एक हंसता खेलता परिवार था। व्यवसाय भी फल फूल रहा था, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, यानी कि वो एक अच्छा काम करता था, नौकर चाकर थे, गाड़ियाँ थी, अच्छा मकान भी था। परंतु अचानक जैसे उसकी हरी भरी सी दुनिया को किसी की नज़र लग गई, यानी कि उसके हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई। गांव में महामारी फैली और उसकी पत्नी और बच्चे चल बसे, यानी कि गांव में कोई एक ऐसी बीमारी आई जिसके वो ऐसी बीमारी फैल गई जिसकी वजह से उसकी पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो गई। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई, आँखों में आंसू सूखते ही न थे, यानी कि उसकी आंखों से आंसू तो सूखते ही नहीं थे। धीरे धीरे समय बीत गया, मन का दुख कुछ कम हुआ, पर वही घर अकेले में काटने को दौड़ता। जैसे जैसे समय बीतता चला गया उसका दुख तो कम होता गया, लेकिन जब वह घर में अकेला होता है तो अकेला घर उसे काटने को दौड़ता है, और बार बार उसे अपने बच्चों की, अपनी बीवी की याद आती है। मन को तसल्ली देने का उसने यह तरीका निकाला, यानी कि अपने मन को समझाने का, अपने मन को शांत रखने का उसने यह तरीका निकाला, और वह घूम घूम कर बच्चों के पसंद की चीज़ें बेचा करता और अपने मन को बहलाया करता। इस प्रकार उसका फेरी लगाने का व्यवसाय शुरू हुआ, और इस काम में उसने संतोष, धीरज और असीम सुख, यानी कि शांति, तन्हापन, यानी कि और सुख भी उन्होंने पाया। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर, और हमारा प्रश्न नंबर 2 है, हाट मेले शादी आदि योजनाओं में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं। यानी कि जो मेले वगैरह होती हैं, शादियाँ होती हैं, उनमें ऐसे कौन से आयोजन होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा, उनके चेहरों के बारे में लिखिए। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं।
हाट मेले शादी आदि आयोजनों में हमें घर और दुकानों की साज सज्जा बहुत आकर्षित लगती है। यानी कि जब कोई त्यौहार है, मेले होते तो उसमें दुकानें सजती हैं, शादी होती है तो उसमें घर सजते हैं। तो यानी कि घर तथा दुकानों की जो सजावट होती है, साज सज्जा होती है, वो हमें बहुत पसंद होती है। इसके अतिरिक्त और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के व्यंजन यानी कि जो अलग अलग तरह के खाने बनते हैं वो भी बहुत लुभावने होते हैं। घरों की साज सज्जा के लिए विशेषज्ञ बुलाए जाते होंगे। यानी कि घर, जैसे कि आजकल बच्चों शादी में होते हैं ना, होम डेकोरेटर आते हैं, तो ऐसे ही साज सज्जा के लिए विशेषज्ञ यानी कि कोई बाहर से आदमी बुलाए जाते होंगे। और प्राकृतिक यानी कि खाद्य पदार्थों के लिए यानी कि खाने पीने की चीज़ों के लिए हलवाई। इनके पहनावे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि जो पहनावे हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो हर क्षेत्र के अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। यानी कि इस कहानी में जो मिठाई वाला है वो दूसरों को प्यार देता है और खुशी देकर अपना दुख को क्या करता है, कम कर लेता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए और हमें बताइए। चलिए बच्चों, अब आगे एक कविता है, मीठी बोली। क्या है बच्चों? मीठी बोली। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिससे बन जाते हैं आँखों के तारे, पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे, रगड़ो झगड़ों का कड़वापन खोलने वाली, जी में लगी हुई काई को धोने वाली, सजा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, मीठी बोली बीज प्यार है बोने वाली, कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितनी ही मुखड़ों की लाली, निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें, होती मीठी बोली की करतूत निराली, जी उमगाने वाली चाह बढ़ाने वाली, दिल के पेचीदे ताले की सच्ची ताली, फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। एक जो कविता है बच्चों, किसने ली है, किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिओध ने। चलिए बच्चों, हमने कविता तो पढ़ ली, एक बार हम इसके मतलब को जानते। देखो बच्चों, मीठी बोली, इस कविता में हमें बोली के बारे में बताया गया। देखो मीठी बोली, अगर देखो बच्चों, हम अगर किसी से प्यार से बोलेंगे, अगर मीठी से बोलेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा ना। तो इसमें उसी के बारे में बताया गया, जो हम मीठी बोली, हम अपनी मीठी बोली से क्या क्या कर सकते हैं। चलिए बच्चों, एक बार समझते हैं। बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, यानी कि बस में यानी कि सभी जो सारे प्राणी हैं, जो सभी लोग हैं, वो हमारे बस में हो जाते हैं। यानी कि अगर हम किसी से प्यार से बोलेंगे तो हमारे वो अपने बन जाते हैं। यानी कि मीठे बोलने से सभी जो प्राणी हैं वो बस में हो जाते हैं। जन जिससे बन जाते हैं आँखों के तारे, और हम दूसरों की आँखों के तारे बन जाते हैं। आँखों के तारे का क्या मतलब होता है बच्चों? बहुत प्यारे। अगर हम किसी से मीठा बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे तो हम उसके प्यारे बन जाते हैं, यानी कि वो हमसे प्यार करने लगते हैं। पत्थर को भी पिघलाकर मोम बना देते हैं। अगर मीठी बोली एक ऐसी चीज़ है बच्चों जो पत्थर को भी पिघलाकर मोम की तरह, यानी कि पत्थर कितना कठोर होता है और मोम कितना मुलायम होता है, तो मीठी बोली के कारण हम पत्थर को पिघलाकर भी मोम बना देते हैं। मुख खोलो, अगर हम अपना मुंह खोलते हैं, अगर हम किसी से बोलते हैं तो हमारे मुंह से सिर्फ एक मीठी बोली ही बोलनी चाहिए। रगड़ो झगड़ों का कड़वापन खोने वाले, किसी के बीच में कितने ही लड़ाई झगड़े क्यों ना हो, मीठी बोली से उस कड़वापन को भी हम दूर कर सकते हैं, उस कड़वेपन को भी खो सकते हैं। जी में लगी हुई का, यानी कि जी है यानी कि पानी है, कहीं में भी अगर हमारा जो मन है, एक दूसरे हमारे मन में किसी के लिए कोई भी काई लग जाती है, कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो उस कड़वाहट को भी जो हमारी मीठी बोली है धो देती है, दूर कर देती हैं। सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, यानी कि जो हमारा टूटा हुआ नाता है, मीठी बोली के कारण वो भी सदा के लिए जुड़ जाता है। जो मीठी बोली है वो प्यार का बीज
बोने वाली होती है और जो कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली होती है। और कितने यानी कि अगर हम किसी से प्यार से बातें करेंगे तो वो हंसेगा, तो हंसेगा यानी कि खुश रहेगा। तो अगर हम प्यार दूसरों के मुखड़ों पर यानी कि मुंह पर लाली यानी कि खुशी रखने वाली होती है मीठी बोली। यानी कि निपट बना देने वाली बिगड़ी बात, यानी कि किसी की बातें बिगड़ी हैं, किसी के बीच में झगड़ा हो रखा है, इनको भी निपटाने वाली होती हैं। मीठी बोली की जो करतूत है यानी कि मीठी बोली के जो काम है वो अलग ही निराले हैं। जी उमगाने वाली होती है, जी लगाने वाली होती है, चाह बढ़ाने वाली होती है मीठी बोली। दिल के पेचीदा ताले की सच्ची ताली, यानी कि किसी के दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है तो वह एक ऐसी ताली है, मीठी बोली से हम उसके दिल में भी अपने लिए प्यार पैदा कर सकते हैं। और ये हम चारों तरफ सुगंध फैलाने वाली है, अच्छाई बढ़ाने वाली है। मीठी बोली है बिल्कुल विकसित फूलों की के डाली है जो हमेशा हमें मिठास ही देती है। ठीक है बच्चों, ये कविता लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। और इसी के साथ हमारे कविता से आगे के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब करेंगे हम अनुमान और कल्पना के प्रश्न। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, आपकी गलियों में कोई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। यानी कि जो आपकी गली में उसमें अलग अलग तरह के यानी कि अजनबी फेरी वाले, कभी कोई कुछ बेचने आता होगा, कभी कोई कुछ बेचने आता होगा, तो अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। अगली बार आप अपनी गली में कोई फेरी वाला आए तो आप उससे बातचीत करके जानने की कोशिश करिए। हमारी गली में कई फेरी वाले यानी कि अलग अलग तरह के फेरी वाले आते हैं, जैसे कि फल वाला हो गया, सब्जी वाला, बर्तन वाला, खिलौने वाला, कपड़े वाला, और भी अलग अलग चीज़ों वाले आते हैं। ये बड़ी ही लयात्मक आवाज़ में पुकार पुकार कर अपनी चीज़ें यानी कि बड़ी ही प्यारी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में पुकार पुकार कर अपनी चीज़ें बेचते हैं। ये लोग गरीबी के कारण इस तरह घूम घूम कर चीज़ें बेचते हैं। किसके कारण? गरीबी के कारण। अगर इनके पास पैसा अधिक होता है तो ये घूमने की बजाय अपनी दुकान खोलकर उसमें सामान रख लेते। इनके पास सामान कम होते हैं, इन्हें बेचने के बाद वे सामान खरीदते हैं और फिर दोबारा सामान को बेचते हैं। छात्र अपनी गली में आने वाले फेरी वालों से बातें करें और उसके विषय में जानने का प्रयास करें। यह था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है। यानी कि जब आपके माता पिता का बचपन था और आपका बचपन है उस समय तो कि कौन से फेरी वाले आते थे और आज के समय में कौन से फेरी वाले आते हैं, उन सभी के बारे में क्या क्या बदलाव आया है बड़ों से पूछकर लिखिए। माता पिता के ज़माने में जो फेरी वाले हैं वो बड़ी संख्या में आते थे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते थे और मधुर आवाज़ में गाकर अपना सामान बेचा करते थे। फेरी वाले लगभग हर तरह की चीज़ें लाया करते थे, परंतु आजकल फेरी वालों की जो संख्या है कम होती जा रही है। कारण यह है कि लोग अब दुकानों में जाकर पैकेट और मुहर लगी चीज़ों को खरीदने को ही प्राथमिकता, यानी कि जो लोग हैं वो दुकानों में जाकर जो पैकेट वाली बंद चीज़ें होती है और जिन पर मोहर लगी होती है उन्हीं चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। फेरी वाले अब पहले की तरह गाते हुए और पुकारते हुए नहीं आते, उनकी आवाज़ की वह मधुरता अब खो सी गई है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। चलिए बच्चों उत्तर पढ़ते हैं। वक्त के साथ फेरी वालों के स्वर है जो वो कम हो गए हैं। सच तो यह है अब बाज़ारों और दुकानों का विस्तार हो गया है। प्रदा प्रथा की समाप्ति के बाद औरत भी घर के सामान लेने बेहिचक बाजार जाने, यानी कि कोई घर का ऐसा सामान होता है, पर्दा प्रथा समाप्त होने के बाद यानी कि घूंघट करने की जो प्रथा है वो समाप्त होने के बाद औरतें भी अब बाज़ार में जाकर अपना सामान खरीद लाती हैं। दूसरी बात यह भी है लोग पैकेट और जो मुहर लगी चीज़ें होते हैं उन्हें खरीदना पसंद करते हैं, इसलिए जो फेरी वालों की संख्या है वो कम हो गई है।
ये थे हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न। अब चलते हैं बच्चों भाषा की बात के प्रश्नों पर। उसमें हमारा पहला प्रश्न है, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। अब बताइए कि वाले से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? यानी कि जो मिठाई है या फिर गुड़िया है वो संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है। ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? चलो बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। मिठाई शब्द वो क्या है? संज्ञा है। और बोलना उसकी क्या है? क्रिया है। मिठाई वाला शब्द में वाला लग जाने से यह शब्द विशेषण बन जाता है और उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो मिठाई बेच रहा है। बोलने वाली गुड़िया में बोलने वाली शब्द विशेषण है और गुड़िया की विशेषता बता रहे हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इन शब्दों का प्रयोग संख्यावाची शब्दों के, जैसे कि 2 है, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, ऐसे 4 ठे, 3 ठे, 2 ठो, ऐसे जो ठो का शब्द है वो संख्यावाची शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे कि भोजपुरी में 1 ठो, 4 ठे आलू, 3 ठे बठूली, ऐसे सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता लगाइए और अपनी अपनी बोली के हिसाब से शब्दों का प्रयोग कीजिए। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। ये भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे? लगता है ये भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, लेकिन इस बात को हम कैसे बोलेंगे? लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? भैया, इस मुरली का मूल्य क्या है? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। इसको हम कैसे बोलेंगे? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आगे है बच्चों कुछ करने के प्रश्न। चलिए बच्चों इनको पढ़ते हैं और जानते हैं। फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती होगी? उनका घर परिवार कहाँ होगा? उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे? देखो, जो फेरी वाले उनके दिन की चर्चा कैसे होती होगी, उनका घर परिवार कहाँ होगा, उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार की समस्याएं होंगी, यह जानने के लिए 3-3 के समूह में छात्र छात्राएं कुल प्रश्न तैयार करें और फेरी वालों से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय में जुड़ी फेरी वालों से बातें करें। फेरी वालों का जो जीवन है वो काफ़ी कठिन होता है। वह सुबह से शाम तक गलियों में चक्कर लगाते हैं और उनका जो घर परिवार उनसे अलग गांव या दूसरे शहर में होता है। यानी कि जहां वो चक्कर लगाने जाते हैं तो उनका जो घर है वो गांव में या फिर दूसरे शहरों में होता है या फिर किसी छोटी छोटी कॉलोनियों में होता है। उनके जीवन में अनेक तरह की समस्याएं भी आती हैं, जैसे पूरा सामान न बिकना, फिर सामान का ख़राब हो जाना, तबीयत ख़राब होना, अधिक बारिश होने पर भी वो नहीं जा पाएंगे, अधिक गर्मी पड़ने से घर से बाहर नहीं निकल पाना, कभी कभी इन्हीं खरीदारी से कम माल बेचना पड़ता है, जिससे कि इनका जो मूलधन है वो डूब जाता है और इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का जो दुख है वह कम हो जाता है? समूह में बातचीत कीजिए, यानी कि ग्रुप में बातचीत कीजिए। हाँ, फेरी वाले की कथा से, यानी कि फेरी वाले की बातों से यही लगता है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का जो दुख है वो कम
हो जाता है। हम अपने अनुमान से, ये अपने विचार से ये भी जान सकते हैं कि दुख तकलीफ़ के समय दूसरों से मिल जुला जाए तो मन को अधिक सुकून मिलता है और अपना दर्द कम हो जाता है। और कहा भी गया है कि दुख बांटने से कम होता है। छात्र आपस में बातचीत करके इस बातचीत की सच्चाई को समझने का प्रयास करें। आगे है प्रश्न नंबर 3। अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। मिठाई वाला लंबा दुबले पतले शरीर वाला होगा, उसकी घनी मूछें होंगी, वह कुर्ता पजामा पहनता होगा, सिर पर पगड़ी बांधता होगा, उसके कंधे पर फेरी का सामान होगा, यानी कि बेटा देखो यह लंबा है और दुबले पतले शरीर वाला होगा, उसकी मूछें भी ज़्यादा होंगी, उसने कुर्ता पजामा पहन रखा होगा और सिर पर पगड़ी बांध रखी होगी। और फिर उसके अलावा कंधे पर यानी कि जो फेरी का सामान है, बेचने का सामान है, वो होगा खट्टी स्वादिष्ट सुगंधित सुपाच्य मीठी मीठी गोलियां होंगी। और जब वह मीठी आवाज़ में गाते हुए गली में आता होगा तो बच्चे उसे दौड़कर घेर लेते होंगे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 और इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।